हेलो गाइस। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पीछे का रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ आपको आज की, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा वाइड है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब ये टॉपिक जो है ना, कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ है नहीं। हम सारी बातें करेंगे, जितनी भी बातें इसके अंदर होने हो सकती हैं हम सारी बातें समझेंगे विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट। तो टिके रहना है लास्ट तक। तो बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन रिच है, और मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाकर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाकर किसके ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, जो कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। सो दैट एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी, क्षमता है। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। अब अभी मेरे मन में एक सवाल आता है। सवाल कैसा है? सवाल कुछ ऐसे है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि कंपेयर कंपेयर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करानी है। सवाल कुछ ऐसे है, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको कंपेयर करानी है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया F माइनस Cl माइनस, मैंने आपको X माइनस बताया था ना। X माइनस हेलोजन के ऊपर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था। तो आपके सामने मैंने ये 4 न्यूक्लियोफाइल दिए हैं। ये चारों न्यूक्लियोफाइल है, बट इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है वो आपको बताना है। एनीवन? तो अब आप अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कराना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कराने के लिए आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं करा सकते। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो डिपेंड करती है किस पर? सोलवेंट पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सोलवेंट। किस तरीके का सोलवेंट है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। F माइनस की भी ज़्यादा होती है, I माइनस की भी ज़्यादा होती है, लेकिन किस केस में होती है वो अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है ना, आपको आपके आने वाली जो रिएक्शंस है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो उनको ये, अगर आप इसको अभी समझ लेंगे ना, तो उनको ये पहले से ही आप क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। मैकेनिज्म को समझने के लिए 3 बातों का: क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो उन सवालों का जवाब देने में ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉपिक है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपके सामने है, अगर मैं आपके सामने लिखूं OH माइनस और साथ में लिखूं H2O, तो कौन इसमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? अगर मैं आपके सामने लिखूं NH2 माइनस और आपके सामने लिखूं NH3, दोनों के दोनों आपके न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? अगर मैं आपके सामने लिखूं RO माइनस और आपके सामने लिखूं ROH, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? सेम ऐसे ही अगर मैं आपके सामने लिखूं SH माइनस और साथ में लिखूं H2S, सेम ऐसे ही अगर मैं आपके सामने लिखूं RS माइनस और मैं आपके सामने लिखूं RSH, तो मैंने एक सिमिलर सा पैटर्न आपके सामने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी इस H2O से ज़्यादा होगी, इस NH2 माइनस की ज़्यादा होगी, इसमें इस RO माइनस की ज़्यादा होगी, इसमें इस केस में इन दोनों के अंदर
एस 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 माइनस एच की ज़्यादा होगी और इसमें आर एस माइनस की ज़्यादा होगी। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब भी निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, निगेटिवली चार्ज्ड जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आपको दिखेगा और आप कंपेयर कराएंगे उसी के जैसे, उसी के कोरस्पोंडिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से, तो निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल is more nucleophilic, is more nucleophilic nucleophilic than corresponding neutral atom, corresponding neutral atom। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब भी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कराने के लिए जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कराते हुए आपको ध्यान रखना है कि उसी का जो न्यूट्रल एटम होगा, कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम है ना, उसके कंपैरिजन में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो निगेटिवली चार्ज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों क्यों ज़्यादा होगी? क्यों ज़्यादा होगी? अगर मैं आपके सामने बात करूँ क्यों ज़्यादा, वाई वाई, ये सवाल आ रहा होगा क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, सपोज करो मेरे पास एक स्पीसीज है ए माइनस और उसी की मेरे पास न्यूट्रल स्पीसीज है, मैं बोल रहा हूँ कि ए माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक्चुअल में थी क्या? न्यूक्लियोफाइल थे कौन? न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल की और साथ में बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर नेगेटिव है, तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ही क्या होता है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर न्यूक्लियर कोरस्पॉन्डिंग स्पीसीज, है ना। अब सवाल ये है कि सर आपने तो बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे, लेकिन इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सोलवेंट इंडिपेंडेंट रहेगी। इसके आगे जो भी केस रहेंगे सब में सोलवेंट डिपेंडेंट रहेगी, बट इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो कैसी रहेगी, वो रहेगी सोलवेंट इंडिपेंडेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सेकंड पॉइंट। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं, अगर मैं आपके सामने लिखूं CH3 माइनस, ठीक है ना, मैं आपके सामने लिखूं NH2 माइनस, फिर मैं आपके सामने लिखूं OH माइनस, और फिर मैं आपके सामने लिखूं F माइनस, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो अब यहाँ पर दो केसेस आएंगे। मैंने आपको सॉल्वेंट के टाइप्स बताए थे, उसमें हमने बात की थी एक टाइप की पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में भी हमने दो तरीके की बात की थी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को PPS और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को PAS। तो अगर मैं बात करूँ आपसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर इसकी और इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसे होगा, यानी कि CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी NH2 से, NH2 माइनस की ज़्यादा होगी OH माइनस से, और F माइनस की सबसे कम होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो यही जो ऑर्डर है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बदल जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर अगले पेज पर हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो पॉइंट क्या है, इफ डोनर एटम इज सेम और बिलोंग्स टू सेम पीरियड। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर जो डोनर एटम हैं वो सारे के सारे सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। या तो डोनर एटम सारे के सारे सेम हो, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, या फिर सेम पीरियड से बिलोंग करते हो। तो होता क्या है, देन लेफ्ट टू राइट, अभी लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, फिर टॉप टू बॉटम की बात करेंगे ना। देन लेफ्ट टू राइट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीजेस
इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट 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 if we talk about polar aprotic solvent, then on moving left to right, but left to right nucleophilicity increases in polar aprotic solvent। अगर आपसे बात की जाए किसकी, अगर आपसे बात की जाए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हुआ, तो एक एक करके आइए रीजन सहित बात करते हैं। तो क्वेश्चन एग्जांपल हमने क्या लिया था, हमने लिया था आपके सामने कि अगर आपके सामने है CH3 माइनस, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है NH2 माइनस से, फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है OH माइनस से, फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है F माइनस से। किस केस में, ये वाला जो केस है केस 1, इसको केस 1 बना लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में करते हैं ना, इसको थोड़ा सा ले आते हैं इधर, और ये हो गया आपका केस फर्स्ट जो कि होने वाला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, वाई, सवाल ये है ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं साइज की, ठीक है ना, तो इसके जो डोनर एटम है वो कौन कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब पे एक निगेटिव है। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, ठीक है। तो साइज का ऑर्डर ये होगा कि कार्बन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी, एक आपके पास C निगेटिव है, एक आपके पास N निगेटिव है, एक आपके पास O निगेटिव है, एक आपके पास F निगेटिव है। तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो F माइनस की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी C माइनस से। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको आप ऐसे समझो, देखो F माइनस का जो साइज है, कार्बन का साइज तो ये है, F माइनस का साइज ये है, दोनों के ऊपर एक एक निगेटिव है। तो ये सपोज करो ये नेगेटिव है एक एक, ठीक है ना, इतना ही इधर है और इतना ही इधर है और इतना ही इधर है। तो आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि आपके सामने ना एक आपके सामने पिज़्ज़ा है, ठीक है ना, एक लार्ज पिज़्ज़ा है और एक सबसे स्मॉल पिज़्ज़ा है। तो दोनों पे अगर आपने एक एक सॉस का पाउच डाला है ना, एक एक केचप डाला, तो किस पर वो ज़्यादा दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटे वाले पिज़्ज़ा पर ज़्यादा दिखेगा। तो यही कंसेप्ट तो यहाँ पर भी हो रहा है। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका साइज कम, सबके ऊपर एक एक निगेटिव, तो उसके ऊपर वही चार्ज ज़्यादा दिखेगा ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और मैं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो F माइनस की जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अब ऐसा एज्यूम करो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H2O ले लिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको समझ में ऐसा क्यों हुआ। तो होता क्या है, जब ये F माइनस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो जो ये F माइनस है इसको H2O के अंदर क्या होता है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव, यही तो रहता है। तो होगा क्या, ये जो H2O है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, एक सेकेंड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होगा, और जब ये होगा तो ये क्या करेगा, ये इस F माइनस को आकर घेर लेगा। क्यों घेर लेगा, क्योंकि F माइनस के ऊपर चार्ज डेंसिटी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपका जो ये H2 है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी की वजह से ये क्या करेगा, इसको आकर घेर लेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है हाइड्रेशन। अगर वाटर का केस है तो हाइड्रेशन, अगर वाटर का केस नहीं है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोल्वेशन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रेशन, क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रेशन। और अगर वाटर नहीं है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, सोल्वेशन। तो हुआ क्या,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये F माइनस क्या हो गया, F माइनस इस H2O से घेर लिया गया। जब घेर लिया गया, अब आप खुद को कंसिडर करो, ठीक है ना। एक तो साइज कम, ऊपर से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, ऊपर से फिर इसको आकर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने घेर लिया, तो क्या ये यहाँ से निकल पाएगा? ठीक है ना। एक आप ऐसे समझो कि आप ना कहीं गली में से जा रहे हो, और गली में से जाते हुए ना आपको 10 बंदों ने पकड़ लिया, 10 बंदों ने घेर लिया, तो क्या वहाँ से निकल पाओगे इजिली? है ना। तो सेम वही केस इसके साथ है। जब ये इसलिए यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो क्या ये अच्छे से न्यूक्लियोफिलिसिटी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा? तो क्या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी? तो दैट इज द रीजन कि जो CH3 निगेटिव है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू F निगेटिव इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये केस कब वैलिड है? ये केस तब वैलिड है जब या तो जो डोनर एटम्स है वो सेम हो सारे के सारे, या फिर जो डोनर एटम हो वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लूँ, या फिर पहले हम एक काम करते हैं, हम समझ लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। वो बेटर रहेगा, कंपेयर करके करेंगे। तो अब केस 2 की बात करते हैं। केस टू केस टू के अंदर हम किसके बारे में जानने वाले हैं? अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तब क्या होगा। तो सपोज सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके सामने, CH3 निगेटिव NH2 निगेटिव, कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आसानी रहेगी, समझ में जल्दी आएगा। तो आपको पोलर एप्रोटिक का तो समझ में आया। अब सेम एग्जांपल से हम बात करेंगे पोलर एप्रोटिक की। पोलर एप्रोटिक के केस में जस्ट उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टा क्यों हो रहा है, रिवर्स क्यों हुआ? वाई, सवाल वही है फिर से, वाई ऐसा क्यों हुआ? तो फिर से वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज किसका ज़्यादा है? तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ, नाइट्रोजन की बात करूँ और ऑक्सीजन की बात करूँ, फ्लोरीन की, तो कार्बन का साइज ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ फ्लोरीन। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो चार्ज डेंसिटी के केस में क्या होगा? अगर आपके सामने लिखा हुआ है C निगेटिव, N निगेटिव, O निगेटिव, F निगेटिव, तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी? मैंने आपको बताया था पिज़्ज़ा वाले एग्जांपल से, तो F निगेटिव की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ पर एक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट को एज्यूम कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है जो कि है एसीटोन। इसको ले लेते हैं ना, एसीटोन। ये क्या है आपका पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। अब होगा क्या, सपोज F निगेटिव की एग्जांपल से ही बात करते हैं। F निगेटिव आपने ले रखा है और सोलवेंट जो है वो पोलर एप्रोटिक है, और पोलर एप्रोटिक में भी कौन सा है? एसीटोन। ठीक है ना। ये एसीटोन आपका प्रेजेंट है, ये एसीटोन आपका प्रेजेंट है ऐसे। अब आपको पता है कि जब भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर दो क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी दो दो लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी दो दो लोन पेयर हैं, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी दो दो लोन पेयर है। और F के ऊपर क्या है? F के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर मतलब भी इलेक्ट्रॉन्स। और सेम चार्ज का लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपेल। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये आपस में क्या शो करेंगे? ये आपस में रिपल्शन शो करेंगे। ये आपस में क्या शो करेंगे? ये आपस में रिपल्शन शो करेंगे। और रिपल्शन शो अगर करेंगे तो होगा क्या? ये इनसे दूर भागना चाहेगा। ये जो F निगेटिव है ये क्या करना चाहेगा? दूर भागना चाहेगा ऐसे, रिपल्शन की वजह से। और दूर भागेगा तो ये जल्दी से जाकर किसके ऊपर अटैक करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। सो दैट इज द रीजन कि इस केस में, पोलर एप्रोटिक के केस में, F नेगेटिव की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ CH3 नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये रीज़न था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ये होता है ड्यू टू हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता है रिपल्शन। क्या होता है? रिपल्शन। पर मैं इतनी बात, तो ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की लेफ्ट टू राइट। अगर आपके सामने आ जाए कोई ऐसा केस, लेट अस सपोज, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपके सामने आ जाए कि F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव। अब बताओ पोलर एप्रोटिक में और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा और किसकी कम?
तो अगर मैं आपसे बात करूं पोलर प्रोटिक सोलवेंट की, तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में आई नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में, तो पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट में एफ नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। अब ये केस किसका है? ये केस है टॉप टू बॉटम का। अब हुआ क्या, फिर से वही बात, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि आई नेगेटिव का जो साइज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एफ नेगेटिव। अब एफ नेगेटिव अगर छोटा है और आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो ये घेर लिया जाएगा। अगर मैं आई नेगेटिव की बात करूँ, आई नेगेटिव बड़ा है, ठीक है ना, ऐसा समझो कि 10 आदमी है, उसको 10 आदमियों को एक आदमी ने पकड़ लिया, वो आई नेगेटिव का केस है। एक आदमी को 10 आदमियों ने पकड़ लिया, ठीक है ना, वो एफ नेगेटिव का केस है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको सोचना है। तो आई नेगेटिव जल्दी से निकल के भाग पाएगा क्योंकि इसका सोल्यूशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा एफ नेगेटिव का हो जाएगा। पोलर एप्रोटिक के केस में क्या होगा? पोलर एप्रोटिक के केस में आई नेगेटिव जो है वो बड़ा है, साइज बहुत ज़्यादा है। साइज बहुत ज़्यादा है तो जो एक नेगेटिव है वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है। तो अगर ऐसा नहीं लगेगा तो इसके अंदर रिपल्शन क्या होगा? कम हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ एफ नेगेटिव, और एफ नेगेटिव में जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये केस है किसका? टॉप टू बॉटम का। तो लिख लेते हैं इसको। तो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी increases in polar protic solvent and decreases in polar aprotic solvent। समझ मेरी इतनी बात? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट हो गया नेगेटिवली चार्ज वाला, दूसरा पॉइंट हो गया आपका लेफ्ट टू राइट वाला, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट हो गया टॉप टू बॉटम वाला, जिसका रीजन सेम है जैसे लेफ्ट टू राइट वाले का था। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं, एग्जाम्पल से पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ, मैं आपके सामने लिखूं ऐसा HOOH, दैट इज योर हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना, और मैं आपके सामने लिखूं यहाँ पर HOH, ठीक है ना, दैट इज योर वाटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? सेम मैं आपके सामने अगर लिखूं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दैट इज योर हाइड्रोजन, और मैं आपके सामने लिखूं अमोनिया NH3, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? सेम मैं आपके सामने एक लिखूं ROOR, ठीक है ना, और आपके सामने लिखूं ROR। सेम ऐसे ही मैं आपके सामने लिखूं RSSR, और इधर लिखूं आपके सामने RSR। ठीक है, तो बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होगी, इन दोनों को कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होगी, और इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो ये लोन पेयर है ना, ये वाला, ये लोन पेयर क्या करेगा? इन दोनों लोन पेयर बराबर बराबर है, और ये दोनों लोन पेयर अगर बराबर बराबर हैं तो लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन अगर करेंगे तो एक दूसरे को रिपल्शन करने की वजह से इन दोनों में से किसी एक की एबिलिटी बढ़ जाएगी डोनेशन की, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो इनमें से कोई सा ना कोई सा क्या करेगा? जाकर जल्दी से डोनेट कर देगा अपने आप को। तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो रिपल्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो कि सबको चाहिए होती है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी, सारा मैटर जो है वो स्टेबिलिटी का ही तो है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इस इनमें से जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है उसका रीज़न यही है। तो हुआ क्या? इफ लोन पेयर containing if lone pair containing atoms present adjacent atoms present adjacent to nucleophile atom, then तो क्या होगा? then it
विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इतनी बात, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने एक केस है ये CH3O नेगेटिव, आपके सामने केस है CH3CH2O नेगेटिव, फिर आपके सामने केस है ऐसा O नेगेटिव, फिर आपके सामने मैंने एक केस बना दिया ऐसा O नेगेटिव, फिर मैंने आपके सामने एक केस बना दिया ऐसा, ऐसे 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 ऐसे। बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। अब ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ एक CH3 है, यहाँ दो कार्बन लगे हुए, यहाँ 3 कार्बन, फिर यहाँ बढ़ गए, फिर यहाँ और ज़्यादा हो गए। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये अगर आप ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलने पर क्या होगा, ऐसे चलने पर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस, अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। स्टेरिक हिंड्रेंस होती है भीड़, ठीक है ना। बल्कीनेस एक ही बात होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस और बल्कीनेस एक ही बात होती है। तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस O नेगेटिव के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों, इसका क्यों, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि हुआ क्या। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है ना। और ये जो आपको फॉलो करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको हम फॉलो करते हैं केवल और केवल सेम एटम में। आपने देखा होगा मैंने सब जगह ऑक्सीजन O नेगेटिव ही लिया हुआ है, ठीक है ना। सेम डोनर एटम के केस में ये वैलिड होगा। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब ये अटैक करने के लिए जाएगा, ये सपोज करो ये अटैक करने के लिए जाएगा, तो जब ये अटैक करने के लिए जाएगा तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जब ये अटैक करने के लिए जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, अटैक ईजिली नहीं कर पाएगा। समझो ना आप, छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना, छोटी सी चीज़ जाकर, ऐसे समझो कि चींटी जाकर हाथी से टकरा रही है, ठीक है ना। तो क्या ये फेवरेबल है, नहीं, ठीक है ना। मतलब एक प्रैक्टिकल बात सोचनी है, वो वाली बात नहीं सोचनी कि उसकी जाकर सोने घुस गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आप लोगों को, ठीक है ना। साथ ही साथ ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपके जो आगे जितने भी रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो जब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी वर्ड आएगा, जब भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हर एक रिएक्शन के अंदर आएगा सब। एक बात समझनी है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का ही तो खेल है सारा, अटैकिंग रिएजेंट्स का ही तो सारा खेल है, सोलवेंट्स का ही तो खेल है, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट जो बनेंगे उन्हीं का ही तो सब खेल है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आप ये समझो कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें आसान कर ली अपने लिए। अब ये तो बात हो गई कि आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा, जब भी हम बात करेंगे ना सोलवेंट की, तो अगर आपको वहाँ पर कुछ ना दिया हो तो जो आपका यूनिवर्सल सोलवेंट होता है ना, वो आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल सोलवेंट आपका होता है वाटर H2O, तो आपको H2O कंसिडर करना है। और एक चीज़ और, आप H2O को शायद ऐसे लिखते होंगे, तो ये हमेशा गलत तरीका है इसको लिखने का, दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड। आप NaCl को ऐसे लिखते होंगे, NaCl, गलत तरीका है। जो इसका करेक्ट मेथड है वो ये है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। तो रिप्रेजेंटेशन में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, दैट इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो बात हो गई जो ऊपर हमने की सारे पोलर सॉल्वेंट्स की, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं नॉन पोलर सॉल्वेंट की, पोलर की तो हमने बात कर ली, हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, इनकी बात करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात आती है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो डिसोसिएशन होता है रिएजेंट का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हार्ड टू डिसोसिएशन ऑफ रिएजेंट,
जो रिएजेंट्स हैं उनका जो डिसोसिएशन होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन ऑफ पोलर सोलवेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, किसमें, NaF में, NaCl में, NaBr में और NaI में, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? तो जब भी आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हो तो इस केस में आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर कराएंगे? तो इस केस में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करानी है तो आपको सबसे पहले कंपेयर करानी पड़ेगी उनकी लैटिश एनर्जी। लैटिश एनर्जी, अभी लैटिश एनर्जी क्या होता है आपने थर्मोडायनामिक्स में, केमिकल बॉन्डिंग में जाना ही होगा कि एक मोल कंपाउंड को बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही आपकी क्या होती है, इन शॉर्ट पे मैंने आपको बताया कि वही आपकी क्या होती है, लैटिश एनर्जी। और लैटिश एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, लैटिश एनर्जी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। और इन सब केस में पॉजिटिव कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है, और एनायन में भी अगर आप देख पा रहे हैं एक F नेगेटिव है और एक I नेगेटिव। तो F नेगेटिव छोटा है तो साइज अगर छोटा है तो लैटिश एनर्जी ज़्यादा होगी। और लैटिश एनर्जी जो है, लैटिश एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ठीक है ना, तो अगर लैटिश एनर्जी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा होगी, NF की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी NF की, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NaI की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई इतनी मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये आप क्या होगा, हो गया आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बाकी जो भी जरूरत होगी हम आगे बात करते रहेंगे साथ साथ। फिलहाल हमने जान लिया, एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब साथ ही साथ जब हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी सीख लिया तो इसमें एक सवाल आता है, एक तो वर्ड आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी जो भी हमने पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और एक वर्ड आता है बेसिसिटी, क्या वर्ड आता है, एक वर्ड आता है बेसिसिटी। ठीक है, एक वर्ड आता है बेसिसिटी। दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कैसे, क्या होता है? देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की जो एबिलिटी होती है। साथ ही साथ बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अगर वो H पॉजिटिव को डोनेट किया जा रहा हो। ठीक है ना, बेसिसिटी क्या होती है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपके सामने कुछ ऐसा है, आपके सामने है A नेगेटिव, यानी कि इसके पास क्या है, लोन पेयर, और ये जाकर अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस H पॉजिटिव को। ठीक है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव क्या होगा, H पॉजिटिव क्या होगा, H पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह, और क्या बनेगा, AH। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास A नेगेटिव है और यहाँ पर मेरे पास H पॉजिटिव के अलावा कुछ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है ना, समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोन पेयर डोनर है, जो लोन पेयर डोनर है वो क्या है, जो लोन पेयर डोनर है वो, सॉरी, लोन पेयर जो एक्सेप्टर है वो H पॉजिटिव के अलावा कुछ और है। ठीक है ना, लोन पेयर, लोन पेयर तो जो अगर मैं आपसे बात करूं बेसिसिटी की, तो पहले एक बार यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, वो होती है इजी डोनेशन, इजी डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू H पॉजिटिव। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर इस वाले केस में, इस वाले सिनेरियो में जो ये A नेगेटिव है ये किसकी तरह काम कर रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या है, ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। ठीक है ना, और लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, H पॉजिटिव को। जो लोन पेयर डोनर है वो क्या कर रहा है, वो H पॉजिटिव को अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, जो लोन पेयर डोनर है वो H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव के अलावा एलिमेंट अदर देन,
एलिमेंट अदर देन H पॉजिटिव, एलिमेंट अदर देन H पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनर H पॉजिटिव के अलावा किसी एलिमेंट को अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या होगा। अगर ए नेगेटिव की बात की जाए तो ए नेगेटिव इस केस में काम कर रहा है लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह, ठीक है ना, लुईस बेस की तरह। तो इसकी क्या होगी, बेसिसिटी, ठीक है ना। ये किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह, या फिर आप बोल सकते हैं ये काम कर रहा है बेस की तरह, तो इसकी क्या होगी, बेसिसिटी। लेकिन अगर मैं इस वाले ए नेगेटिव की बात करूं तो एच पॉजिटिव के अलावा ही किसी को डोनेट कर रहा है ना, ठीक है ना। तो ये लुईस बेस तो है, ये लुईस बेस तो है। लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है ना। और लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं होगी, इसकी वो सॉरी इसकी बेसिसिटी नहीं होगी, इसकी होगी आपके, जब आप बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। दो बातें हैं, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहले मैंने क्या बोला, अगर कोई लोन पेयर किसी के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर डोनर है और वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है एच पॉजिटिव को, तो उसकी तो होगी बेसिसिटी। लेकिन अगर कोई अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है एच पॉजिटिव के अलावा किसी और को, तो उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों ध्यान रखना है, ये दोनों की ही दोनों, ये दोनों की ही दोनों एसिड बेस रिएक्शन है। दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की ही दोनों एसिड बेस रिएक्शन है, दोनों की दोनों एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों के अंदर क्या है, एक लोन पेयर डोनर है, एक लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है ना। दोनों के अंदर जो ए नेगेटिव है वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। बट अगर एच पॉजिटिव को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेस की तरह काम करेगा, बेसिसिटी होगी उसकी। बट अगर लुईस बेस है लेकिन अपना लोन पेयर एच पॉजिटिव के अलावा किसी और को दे रहा है, तो उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा क्लमसी सा हो गया ना, चलो इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेसिसिटी है क्या, अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी क्या है, इजी डोनेशन है। इधर ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग अभी लगेगा, बाद में जाके मजा आएगा, जब रिएक्शंस करेंगे ना तो मजा आएगा। लोन पेयर, इजी डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू एच पॉजिटिव, जितना आसानी से एच पॉजिटिव को लोन पेयर डोनेट हो जा रहा है या लोन पेयर डोनेट होना एच पॉजिटिव को, वो उसकी क्या होगी, बेसिसिटी। अगर मैं आपसे बात करूं CH3 नेगेटिव, और सेम एग्जांपल लेके चलते हैं NH2 नेगेटिव, और साथ में लेते हैं OH नेगेटिव, और साथ में लेते हैं सेम एग्जांपल F नेगेटिव, और मैं आपसे बोलूं कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, तो बेसिसिटी के केस में यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव को लोन पेयर का डोनेशन होगा। अब यहाँ पर ना सोलवेंट से फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो H पॉजिटिव है इसका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें ना तो अच्छे से सोल्वेशन हो पाता, ना ही अच्छे से रिपल्शन हो पाता, इसलिए सॉल्वेंट से फर्क ही नहीं पड़ता। और जो इस बेसिसिटी के केस में जो CH3 नेगेटिव है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, किससे, F नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, सेम पीरियड में अगर देखा जाए तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। दो बातें बताई मैंने, पहली बात तो मैंने बताई कि यहाँ पर सोलवेंट से फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता वो बता दिया, H पॉजिटिव स्मॉल है, सोल्वेशन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा। दूसरी बात कि CH3 नेगेटिव की ही बेसिसिटी ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज़्यादा है कार्बन से। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, अगर मैं आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव, तो F नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है C नेगेटिव से, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी F नेगेटिव की ज़्यादा होती है और C नेगेटिव की कम, तो C नेगेटिव अनस्टेबल है, तो इसलिए इसका इजी डोनेशन हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा और जाने नहीं देगा, एक रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम के केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें साइज से चलना है,
साइज की बात की जाए तो F का जो साइज है वो सबसे कम है और I का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा है। स्टेबिलिटी की बात की जाए, सेम स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, यानी कि फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। तो आयोडीन का साइज बड़ा है, तो बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख पाएगा, कोई रिपल्शन अट्रैक्शन इसको परेशान नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, आई नेगेटिव की, और एफ नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो एफ नेगेटिव है वो कम स्टेबल है, तो जो एफ नेगेटिव है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी Cl नेगेटिव से, और आई नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिसिटी का केस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज वाला जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा था, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी एक टॉपिक था जो कि अच्छे से कवर कर लिया। इसके अंदर हमने 5 पॉइंट बताए पोलर सॉल्वेंट्स के केसेस में, 1 पॉइंट बताया पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में, साथ ही साथ हमने बात कर लिया बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको रिवाइज करते रहना है। साथ ही साथ अगर मैं अगली क्लास की बात करूं तो अगली क्लास का जो हमारा गोल रहने वाला है, जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और ये आपके सामने अब ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ लिया, तो अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही आसान टॉपिक रहने वाला है। इसके केस में हम थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर एंड